अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता के सुरताल के ऊपर हमारी व्लॉग्स का सिलसिला जारी है। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान भी अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी इसी तरीके से जारी रही। ख़ास तौर पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद किया हुआ है ईरान की जानिब से, उसके बाद से अमेरिका को कुछ सुझाव ही नहीं दे रहा कि उसके साथ क्या किया जाए। गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि मैं आज ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा हूँ। तो उसके बाद हमने देखा कि ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला भी किया गया। ख़ास तौर पर जो खार्क जो शहर है, जो जज़ीरा है, उसके ऊपर हमला किया गया। ये खार्क जो जज़ीरा है, उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये ईरान का ऑयल रिच एरिया है। यहाँ पर ऑयल की जो मेनली जो बड़े ज़ख़ीरे हैं वो यहाँ पर मौजूद है। गो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने कुछ टेक्निकी वजूहात की बिना पर, कुछ स्ट्रेटजिक वजूहात की बिना पर जो तेल के जो ज़ख़ायर हैं उनके ऊपर हमला नहीं किया है, लेकिन खार्क के जजीरे के ऊपर बड़े पैमाने पर जो हमले किए गए उसमें ये बताया जा रहा है कि कोशिश यही की गई है कि जो IRGC के जो वहाँ पर बेसिस है उनको निशाना बनाया जा सके। इसके साथ साथ ईरान के जो जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। आम आवाम को निशाना बनाया जा रहा है। तजारती मराकज़ को निशाना बनाया जा रहा है। हमदान समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये जो सनती मराकज़ है उनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसके वजह से जो आम जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो रही है और लोग जो हैं वो बेघर हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। गुज़श्ता दिन भी हमने देखा कि हालांकि अमेरिका जो है वो भरपूर हमले कर रहा था, इसके बावजूद जो यौमुल कुद्स के हवाले से जो रैलियाँ निकाली गई पूरे ईरान में, बड़े पैमाने पर रैलियाँ निकाली गई। अच्छा, ये जो रैलियाँ थी सिर्फ ईरान में बड़े पैमाने पर नहीं निकाली गई बल्कि दुनिया भर में इस दफ़ा इनकी इंटेंसिटी थी इन रैलियों की वो बहुत ज़्यादा थी। ये भी दुनिया ने देख लिया। ईरान के अंदर जिस तरह हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जो सुप्रीम लीडर समेत तकरीबन 10 से ज़ायद जो कायदीन है उनके सरों के ऊपर जो कीमतें लगाई हुई हैं $10 मिलियन से ज़ायद की जो कीमतें लगाई हुई हैं, उसके बावजूद जो हमने देखा कि वो जो कायदीन थे वो खुले आम वो सड़कों पर आए। अब्बास अरागची को भी हमने सड़कों पे देखा, आवाम के दरमियान देखा। अली लारजानी को भी हमने सड़कों में देखा, आवाम के दरमियान देखा। इसके साथ साथ ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान, उनको भी हमने सड़कों पे आवाम के दरमियान देखा। जो जो इस्माइल ख़तीब है उनको हमने सड़कों पे देखा। इसके साथ साथ ईरान की जो अदलिया के सरबराह हैं हुसैन रजाई, उनको भी हमने सड़कों पे देखा। ट्रंप धमकियां देता रहा, उन्होंने ये भी बताता रहा कि मैंने एलिमिनेट किया है सबको, लेकिन वो जो क़यादत थी वो सारी की सारी जो है वो कहीं अंडरग्राउंड नज़र नहीं आई बल्कि आवाम के दरमियान सड़कों पे मौजूद थी। तो इसके ज़रिए भी एक पैगाम गया कि ईरान जो है वो अभी उस पोजीशन में मौजूद है, इस ताकत के उस महवर के अंदर मौजूद है कि वो खित्ते के अंदर अमेरिका को टफ़ टाइम दे सकता है। अभी तक टफ़ टाइम दे दिया है, 14 दिन अब हो रहे हैं। आज जो गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान ईरान की जानिब से जो हमले किए गए हैं वो बड़े पैमाने पर इंतहाई स्ट्रेटजिक हमले किए गए। जहाँ ट्रंप ने दावा किया है कि मैंने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, B-2 बम्बार तैयारों के ज़रिए हमले किए हैं, वहाँ पर ईरान ने सबसे बड़ा जो हमला किया है वो सऊदी अरब के अंदर जो प्रिंस सुल्तान बेस है उसके ऊपर हमला किया है, जिसके नतीजे में वहाँ पर मौजूद जो 5 आयल रीफ्यूलिंग टैंकर्स जो है वो तबाह हो गए हैं। ये ऑयल रीफ्यूलिंग टैंकर्स कोई मामूली जहाज़ नहीं होते हैं। ये उनमें हज़ारों लाखों लीटर जो तेल होता है जो कि फ़ज़ा के अंदर जो जंगी तैयारे होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, उनको रिफ्यूल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब तक तकरीबन 7, इनको मिलाकर 7 जो इनके जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स है वो ईरान ने तबाह कर दिया है। इसके अलावा F-15 जो तैयारे हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। 4 F-15 तैयारों को तबाह किया जा चुका है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके साथ साथ हमने देखा कि कल जो दूसरी बड़ी जो कार्रवाई ईरान की जानिब से की गई वो इराक़ में की गई, जहाँ पर इराक़ में जो अमेरिकी सिफारत खाना है उसमें एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और वहाँ पर मौजूद वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया गया। अमेरिका के खित्ते के अंदर मौजूद जितने भी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे ईरान ने उनको बड़े पैमाने पर तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में अब सूरत हाल ये हो गई है कि अमेरिका मजबूर हो रहा है कि वो जापान समेत शुमाली कोरिया, जनूबी कोरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स थे उनको मशरिक़ वस्ता के अंदर लाया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे जो जंगी फाइटर जेट्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद भी मशरिक़ वस्ता दोबारा जारी है और 7,000 से ज़ायद जो फोर्सेस है
वो दोबारा से मशरिक़ वस्ती में भेजे जा रहे हैं। तो क्यों आखिरकार ये इतनी बड़ी फ़ौज दोबारा से क्यों भेजे जा रहे हैं? इतने फ़ौज जो है वो पहले मिलिट्री माइट को वहाँ लाया जा चुका था, इसके बावजूद आखिर क्यों अमेरिका जो है मजबूर है कि वो दोबारा से इतने ज़्यादा फोर्सेस को लाया जा सके? इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो मशरिक़ वस्ती के अंदर जो अमेरिकी फोर्सेस है वो ईरान के पेदर पे हमलों के नतीजे में इतने वो डरे हुए, वो खौफज़दे हैं कि उन्होंने मज़ीद सर्विसेज देने से इनकार कर दिया है, और वो वहाँ से भागना शुरू हो गए हैं, वो रिज़ाइन करके जा रहे हैं। इसके नतीजे में एक स्टेट ऑफ डिसऑर्डर जो है वो अमेरिकी फोर्सेस के अंदर आ गई है, जिसके नतीजे में उनको दोबारा से जो रिज़र्व फोर्सेस हैं वो लाना पड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा आज ईरान ने एक और तीसरी बड़ी कार्रवाई भी की है, जो कि उस फिफ्थ फ्लीट है जो कि बहरीन के अंदर मौजूद है, वहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है, क्योंकि वहाँ से एक अमेरिकी लॉन्चर से ईरान की जानिब एक मिसाइल लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से ईरान ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए ये जो बेस है उसको एक बार फिर निशाना बनाया है, और वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही के जो आसार हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ तल अवीव के ऊपर ईरान की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। तल अवीव में 20 से ज़ायद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जो कि कहा जा रहा है वहाँ से जो रिपोर्ट सामने आ रही है। इसके साथ साथ जो नवातीम का जो एयरबेस है, जो कि F-35 तैयारों के हवाले से ये बड़ा स्ट्रेटजिक बेस तस्वूर किया जाता है, उसके ऊपर मिसाइलों की बारिश कर दी है ईरान ने। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल की जो स्काइस हैं, इसराइल की जो फ़ज़ा है, वहाँ पर ईरान की जो मिसाइलों की एक वहाँ पर राज है। ईरान के मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि इसराइल के जो मैनली जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो या तो डाउन हो गए हैं, या वो इतने स्वेल्प हो चुके हैं कि वो अब उनमें वो सकत नहीं रही कि वो जो सोफिस्टिकेटेड ईरान के जो मिसाइल्स आ रहे हैं उनको रोक सके। खुरमशेर 4 मिसाइल, सजील मिसाइल, फतह मिसाइल, इसी तरह के जो जदीद तरीन जो मिसाइल्स हैं वो आकर आराम के साथ, सुकून के साथ अपने चुने हुए हदफ के ऊपर लग रहे हैं, और इसराइल की जो फोर्सेस हैं, इसराइल के अवाम है, वो सिर्फ भागने पर मजबूर हैं और शेल्टर्स की जाने पर मजबूर हैं। जो तबाही है वो गैर मामूली तबाही। इसके अलावा खित्ते के अंदर जो ईरान के जो लॉयल फोर्सेस हैं उनकी जाने से अपनी ताकत का मुजाहरा आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इराक़ के अंदर मौजूद रेजिस्टेंस फोर्सेस ने ये जो फ्यूल टैंकर था अमेरिका का, उसको गिरा दिया और एक को तबाह कर दिया और एक को शदीद उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद से वो अमेरिका ने तो ये कहा कि वो इराक़ के अंदर ही करीब तरीन बेस में जाकर उसने लैंड किया है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तल अवीव पहुंच गया था, बिन गुरियन एयरपोर्ट में उसने लैंड किया था, और उसके जो पीछे के जो टेल है वो बुरी तरह डैमेज हो चुका हुआ था। इसके अलावा आज यमन की जानिब से एक अंडरग्राउंड एक मिसाइल सिटी की रुनुमाई की गई है। ये पैगाम देने की कोशिश की गई है अमेरिका को, इसराइल को, कि ये जो मिसाइल हैं फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइलों के एक बहुत बड़ा शहर जो है वो अंडरग्राउंड उन्होंने दिखाया है, उसकी रुनुमाई की है, बताया कि ये जो मिसाइल्स हैं हमारे रेडी हैं, और हम रेड सी के अंदर और तल अवीव को हम इसमें निशाना बना सकते हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं इसराइल के अंदर, चूँकि अब हिजबुल्लाह और ईरान जो है वो एट ए टाइम मुश्तरका तौर पर कोऑर्डिनेटेड मिसाइल बारी कर रहे हैं इसराइल के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, जिसके नतीजे में वहाँ पर इम्पैक्ट्स हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। बहरहाल इसराइल के ऊपर भी इसराइल भी लुबनान के मुख्तलिफ शहरों में हमलों का सिलसिला उसने जारी रखा हुआ, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12 से ज़ायद जो आम अफराद हैं वो शहीद हो चुके हैं। अच्छा, आबनाए हुर्मुज़ उसकी बंदिश से अब सूरत हाल ये हो गई कि अमेरिका मजबूर हो गया है, उसको खुलवा तो नहीं सका लेकिन मजबूर हो गया है कि आखिरकार दुनिया के तेल को कैसे तेल की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। लिहाजा वो मजबूर हो गया कि जो रशियन जो ऑयल है जिसके ऊपर अमेरिका ने बड़ी पाबंदियां लगा दी थी, अब वो पाबंदियां वो ख़त्म कर रहा है और उन्होंने दुनिया को ये इजाज़त दे दी है कि वो रशिया से तेल खरीद सकें। तो इस वक्त रशिया से तेल के बड़े पैमाने पर तिजारत हो रही है, ये भी एक अच्छी बात है, और अमेरिका जो है वो मजबूर हो गया है कि आखिरकार रशिया को इजाज़त दे सके कि वो अपना तेल जो है वो नेटो को, यूरोपीय यूनियन को, दीगर ममालिक को इजाज़त देने पर मजबूर हो गया, भारत को, कि वो रशिया से तेल खरीद सके। ट्रंप के मुशीर अभी ये फरियाद कर रहे हैं कि भाई
بہت ہو گیا ہے، تباہی مچ گئی ہے، اب بس کریں اور اپنی کسی طریقے سے کوئی فیس سیونگ لے لیں اور اپنی جیت کا اس کا کوئی اعلان کر دیں اور بس ختم کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ یہ جو نیتن یاہو ہے وہ آپ کو مروا کے رکھ دے گا۔ بہرحال نیتن یاہو اور ٹرمپ کے حوالے سے بھی یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان دوریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ ابھی نیتن یاہو کافی دنوں سے منظر عام سے غائب ہے۔ ابھی گزشتہ روز ایک اے آئی ویڈیو سامنے آ گئی تھی جس کے حوالے سے وہ یہ ڈپکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نیتن یاہو کا کوئی پیغام ہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ اے آئی ہے۔ تو آخرکار اسرائیل اے آئی ویڈیوز جاری کرنے پر کیوں مجبور ہو گیا ہے؟ یہ سوالات بڑی تیزی کے ساتھ جنم لے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان جو تصادم ہے، جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کے نتیجے میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ٹرمپ نے اس کی جو جہاز ہے اس کو ہٹ کر دیا، کیونکہ نہ تو نیتن یاہو نظر آ رہے ہیں کہیں پر، نہ اس کے جو ونگ آزیون نامی اس کے جو جہاز ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو کہیں نیتن یاہو ایلیمنیٹ تو نہیں ہو چکے ہیں بڑے پیمانے پر؟ اسرائیل کے اندر جو ان کی مرکزی قیادت ہے وہ اس وقت ایلیمنیٹ ہو چکی ہے، اطلاعات آ رہی ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹس سامنے آتی رہے گی مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔